नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 39 करने वाले हैं। तो चलिए यार सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए का cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 1/3 है। cos 4 थीटा, एक चीज आप लोगों को पता होगा, जैसे a4 माइनस b4 अगर कहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस b4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट टर्म को अगर गौर से देखें, इसको सपोज मान लेते हैं a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ये। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यार a पूरा, इसको a अगर एज्यूम कर लेते हैं तो ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए सवाल करते हैं। देखें cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर है 1/3। तो यार इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। और ये चीज तो आप लोगों को पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। अब देखें यार, आइडेंटिटी को सेम कर ले, या तो दोनों को cos बना ले या फिर दोनों को साइन बना ले। ओके ना। तो यहाँ पे अगर cos स्क्वायर को देखेंगे आप, तो cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस साइन स्क्वायर तो है ही, बराबर में 1/3। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। ओके। अब यार 1/3 को बाएं साइड लेकर आइएगा तो इधर क्या बनेगा, 1 माइनस 1/3 बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके ना। अब यार 3 एकम 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें क्या, 2/3। सिंप्लीफाई करिएगा तो 2/3, 2 से काटिएगा तो 1 बार में, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल √3। तो साइन थीटा पता कर लिया। और आपको पता है साइन थीटा 1/√3 है, तो ये साइन होता है p/h, p है 1, h है √3। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर कर्ण स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो 3 में से 1 गया, कितना, √2। b का वैल्यू आ गया √2, p का वैल्यू आपको पता है 1। तो सवाल बोला tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है p/b, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए। सवाल काफी आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, और कुछ नहीं। देखिए का सैंडी तथा मैंडी एक कार्य का 8/13 भाग पूरा करते हैं तथा शेष कार्य एंडी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सैंडी, मैंडी तथा एंडी उसी कार्य को 2600 रुपए में लेते हैं तो का एंडी का हिस्सा कितना होगा। देखें यार, जब भी हिस्से का बंटवारा करते हैं ना, तो हमेशा वर्क पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि कौन वर्कर कितना काम किया है, और जो वर्कर जितना काम करेगा, मजदूरी हमेशा काम पे डिपेंड करता है ना, जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगा। सवाल में कहा सैंडी तथा मैंडी ने काम का 8/13 भाग काम किया, दोनों ने मिलकर 8/13 भाग काम किया है। तो सैंडी और मैंडी दोनों मिलकर जो है अगर 8/13 भाग काम किया है तो दोनों का कुल मजदूरी कितना होगा, टोटल मजदूरी का 8/13 भाग दोनों लेकर जाएगा तो 2600 का 8/13 कितना हो जाएगा, 1600 रुपया। ये दोनों लेकर जा गया तो शेष बचा हुआ हिस्सा किसको मिला होगा, एनडी को मिला होगा। तो टोटल 2600 में से 1600 रुपया सैंडी और मैंडी ले गया, तो शेष बचा 1000 रुपया, जिसको किसको मिला होगा, एनडी को मिला होगा, अर्थात एनडी का हिस्सा हो गया कितना, 1000। चलिए का एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए कि क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, कहने का मतलब हुआ कि सर जितना में खरीदे हैं ना उतना ही में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया यानी जितना में खरीदे हैं
उतना ही में बेच रहे हैं। लेकिन उसने किया क्या कि 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम बाट यूज कर लिया। 250 ग्राम के बाट के जगह पे 225 ग्राम का बाट यूज किया। तो आप बताइए लाभ कमाया कितने ग्राम का? 25 ग्राम का। सामान देना था 250 ग्राम पर सामान दिया 225 ग्राम ही, यानी कि 25 ग्राम का लाभ कमाया। तो मेरे भाई 25 ग्राम का लाभ कमाया कितना देने पर, कितना सामान देने पर? तो 225 ग्राम सामान दिया है तब ना जाके 25 ग्राम का लाभ। अगर 250 ग्राम सामान देते तो जितना में लेकर आए थे 250 ग्राम उतना ही में 250 ग्राम बेचने का वादा कर रहे हैं, तो कभी आपको प्रॉफिट या लॉस होता? नहीं होता। नो प्रॉफिट नो लॉस होता। जितना में लाए उतने में बेचिएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन कहा 250 ग्राम के जगह पे 225 ग्राम सामान दिया, यानी कि 25 ग्राम का लाभ कमा लिया। तो 25 ग्राम का लाभ कितना देने पर? तो 225 ग्राम सामान देने पर। परसेंट में तो 100 से गुना, 25 नमा 2 25, 100/9 कहने का मतलब 11.11%। देखिए कहा 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। इंग्लिश और हिंदी के अंकों का रेशियो दिया है 7:11। कहने का मतलब हुआ कि इंग्लिश में उसने 7 यूनिट अंक प्राप्त किए और हिंदी में 11 यूनिट अंक प्राप्त किए हैं। का अंग्रेजी के तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिला। तो आप बताएं यार, इंग्लिश में 7 यूनिट और हिंदी में 11 यूनिट अंक प्राप्त किया, तो हिंदी में इंग्लिश से कितना अंक ज्यादा लाया? 4 यूनिट। हिंदी में इंग्लिश से 4 यूनिट ज्यादा अंक लाया है, पर एक्चुअल में कितना ज्यादा लेकर आया? 20 अंक। यानी 4 यूनिट 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5। 1 यूनिट 5 है तो कहा अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं? तो भाई मेरे देखिए इंग्लिश में क्या है यूनिट? 7 यूनिट। 1 यूनिट 5 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना? 35। इंग्लिश में 35 अंक लेकर आया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देती है। 45 किलोमीटर प्रति लीटर कहने का मतलब हुआ कि 1 लीटर में 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। 1 लीटर में 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इस बात को तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। का यदि पेट्रोल की कीमत जो है, प्राइस जो है 20 रुपया प्रति लीटर है, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी? तो मेरे भाई आपको 1 लीटर में आप 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। आपको अगर 540 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये जानना चाहिएगा ना कि आपको तेल कितना लेना होगा। तो यार 1 लीटर में 45 किलोमीटर, तो 540 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको टोटल कितने लीटर तेल का जरूरत होगा? तो 45 से डिवाइड करिएगा तो देखें यार 9 पचे 45, 9 छक 54, 12 पचे 60, यानी कि 12 लीटर तेल का जरूरत होगा। 45 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 लीटर तेल चाहिए, तो 540 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना तेल चाहिए? तो 540/45 यानी 12 लीटर तेल चाहिए। तो कहा कि बताइए कितने खर्चा आ जाएगा? तो मेरे भाई 1 लीटर का खर्चा है, प्राइस है 20 रुपया, तो 12 लीटर तेल लीजिएगा तो टोटल खर्चा हो जाएगा 12 दूना 24, 240। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 3 संख्याओं का औसत 58 है। तो यार 3 संख्याओं का औसत अगर 58 है तो तीनों संख्या का योग कितना होगा? 3 गुना 58, यानी 3 × 8 24, 3 पचे 15 2 17। तीनों संख्या का योग आ गया 174। अब आगे सवाल में कहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 3/4 भाग है। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का, 3 संख्या का चर्चा किया है। पहली और थर्ड का रिलेशन दिया कि पहली संख्या तीसरी का 3/4 है। तीसरी का 3/4 यानी कि का वाला नीचे होता है, तो तीसरी संख्या अगर 4 यूनिट है तो पहली संख्या कई यूनिट होगा? 3 यूनिट होगा। तो पहली और तीसरी का रेशियो पता कर लिए। अब आगे सवाल में कहा कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। तीसरी संख्या जो है दूसरी से 24 अधिक है।
तो सबसे पहले एक चीज आप बताइए, यहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रेशियो है, ये ए का अनुपातिक मान है 3 यूनिट और सी का अनुपातिक मान है 4 यूनिट। तो पहले अनुपातिक मान को वास्तविक मान में चेंज करना पड़ेगा। तो x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वास्तविक मान में चेंज हो गया। अब सवाल में कहा कि तीसरी संख्या जो है दूसरी से 24 अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी से 24 अधिक है, तो इस बात को आप उल्टा करके भी तो बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या तीसरी से 24 कम होगा। अगर तीसरी संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है, तीसरी संख्या 24 ज्यादा है, तो उल्टा करके आप बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या जो होगा तीसरी से 24 कम होगा, यानी कि तीसरी संख्या होगा कि दूसरी संख्या होगा कितना, तो 4x माइनस 24। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए यार, तीनों संख्याओं का योग है 174, तो वेरिएबल को पहले जोड़ लीजिए, 3x 4x और 4x, 3 4 7 4 11x माइनस 24, और इन तीनों का योग दिया है 174। तो 11x बराबर 24 उधर जाके जुटेगा तो 198, 11 से काटिएगा तो x बराबर 11 से एक बार में 11 8 88, x का वैल्यू 18 यूनिट। सवाल का पहली तथा दूसरी संख्या के मध्य कितने का अंतर है? तो यार पहली संख्या है 3x, पहली संख्या 3x यानी कि कितना, 18 तिया 54। दूसरी संख्या 4x माइनस 24, तो x का वैल्यू 18, तो 18 चौक 72, 72 में से 24 अगर घटाइएगा, 72 में से 24 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 8 48, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सवाल थोड़ा सा रूट वाला को यार आता नहीं है सही से पीडीएफ में, इस वजह से थोड़ा लिख देते हैं हम। 0.49 बट्टा है 0.25 प्लस रूट अंडर 0.81 बट्टा 0.36। अब यार देखें, डेसिमल के बाद दोनों जगह अंकों की संख्या ऊपर नीचे दोनों जगह डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान है, तो डेसिमल अपने अपने जगह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ भी ऊपर में डेसिमल के बाद 2 अंक है, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो ऊपर नीचे डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान है, अर्थात डेसिमल अपने अपने जगह से हट जाएगा। ओके, अब 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6। सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 छक 7 छक 42, 6 बचे तो 9 बचे 45, 42 और 45 को जोड़िएगा तो 87 बट्टा 30, 30 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना, ऐसे काट भी सकते हैं आप, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 29 और 3 से 10, यानी कि 2.9 बट्टा 10। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1/3, 1 प्लस 1/3, अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 है 1, 4/3। सिमिलरली 1 प्लस 1/5 है तो एलसीएम 5, 5 है 1, 6/5। अगेन 7 है 1, यार जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1/7 है ना, तो 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 है 1, 8/7। सिमिलरली 9 है 1, 10/9 गुना 4 में से 1 गया 3/4 गुना 6 में से 1 गया 5/6 गुना 8 में से 1 गया 7/8 बराबर आपको दिया 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x यानी कि x प्लस 1/x। अब देखें काटा पीटी मचा दीजिए, यहाँ 6/5 है, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 8/7 से 7/8 कैंसिल, 3/4 से 4/3 कैंसिल, तो इधर बच गया 10/9 और यहाँ है x प्लस 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 10x बराबर 9x प्लस 9, तो यार 9x इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना 9, x का ही वैल्यू निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए आगे देखिए, कहा 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो यार देखिए, घंटी और बत्ती वाला में तो आपको पता ही है कि कम से कम कितने समय में, मैक्सिमम अगर आप निकालेंगे तो अधिक से अधिक समय में, एक दिन में भी बज सकता है, 2 दिन में। अगर सब घंटी बज रहा है 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड के अंतराल पर, अगर ये पांचों घंटी बज रहा है
तो कभी ना कभी मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कभी ना कभी एक को दिन में मिल सकता है, 2 दिन में एक साथ बच सकता है, 10 दिन के बाद भी बच सकता है, 20 दिन के भी बाद बच सकता है। तो ये घंटी बत्ती वाला में जो होता है कम से कम कितने समय में बजेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम आपको सवाल में लिखा नहीं मिलेगा, ये डाटा जो है हाइड रहता है। आपको आपके अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए कि ये कम से कम कितने समय में बजेगा, ये चीज निकालना होता है। अधिक से अधिक तो 1 दिन में भी बजेगा, 2 दिन में भी बच सकता है, 3 दिन में भी बच सकता है, लेकिन कम से कम कितने समय के बाद ये पांचों घंटी एक साथ बजेगा। और आप सबको अच्छे से पता है कम से कम का मतलब होता है एलसीएम। अगर उतना नहीं जानना चाहते तो सिंपल ध्यान में रखना है कि घंटी और बत्ती वाला सवाल जब भी है तो हमेशा दिए गए समयों का एलसीएम आप ले लीजिएगा। तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ओके, और जो एलसीएम आएगा वही दर्शाएगा कि सभी घंटी इतने समय के बाद एक साथ इकट्ठे बजेगी। ओके, निकाल लेंगे ना एलसीएम 6, 7, 8, 9, 12 का। चलिए आगे देखिए, पी क्यू आर की गति का रेशियो 10, 12 और 15 है का समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो। तो देखें यार, समान दूरी, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर सेम है तो आपको पता है कि सर डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। स्पीड का रेशियो 10, 12, 15 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका इनवर्स कर दीजिएगा। और 3 टर्म वाला का इनवर्स करने में तो आप लोगों को महारत हासिल है कि जिसको लिखिएगा उसको ढक दीजिएगा, बाकी को गुना करके उसके नीचे पी क्यू आर का टाइम लिखना चाहते हैं, पी का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो पी को इग्नोर करिए, बाकी दोनों को गुना करके पी के नीचे 12, 25, 60, 12, 6, 18। क्यू का लिखना चाहते हैं तो क्यू को इग्नोर कर दीजिए, बाकी को गुना करके क्यू के नीचे तो 15 दहा 150। आर का लिखना चाहते हैं तो आर को इग्नोर कर दीजिए, बाकी पी और क्यू को गुना करके आर के नीचे 120। तो 1 0 से 1 0 हर जगह कैंसिल होगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 4 12, 6 5 4 का रेशियो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, कहा आपको 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करना, एक मिक्सचर आप प्राप्त करना चाहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसमें एक मिक्सचर प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। का इसके लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए। तो यार 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में का किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए। तो 60% वाला में 25% को मिलाना है, यानी कि पहला जो मिक्सचर है वो 60% का है और दूसरा 25% वाला इसमें मिला है। तो इन दोनों को मिलाए, तो इन दोनों को मिलाने से जो नया मिक्सचर बना उस नए मिक्सचर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परसेंट कितना होना चाहिए, 40%। अब सिंपल है, 60 में से 40 गया 20, 40 में से 25 गया कितना 15, 5 दिया 15, 5 चौक 20, यानी 3:4 का। कई बार लोग गलती क्या करता है कि ले लेगा ऐसे 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करना है 60 और यहाँ पे लिख देगा 25। तो मेरे भाई ये चीज गलत है ना, आपको बोला 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त आप करना चाहते हैं, मिक्सचर प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि दो चीज को मिलाइएगा तभी तो मिक्सचर प्राप्त होगा। इसके लिए कहा 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% मिलाया जाए, यानी कि 60% में कितना मिलाना है, 25% मिलाना है, 60 में 25% मिलाना है, यानी इन दोनों को मिलाकर मिक्सचर बनाइएगा, उसमें 40% आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, का लाभ विक्रयमूल्य का 1/11 भाग है। लाभ विक्रयमूल्य का वाला नीचे होता है, यानी कि विक्रयमूल्य 1 है, 11 है तो प्रॉफिट 1 होगा। 11 में बेचे 1 का लाभ कमाए, यानी कि खरीदे होंगे कितना में, 10 में। तो का प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखें यार, लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो 1 का प्रॉफिट हुआ क्रयमूल्य पर, तो क्रयमूल्य बट्टा में परसेंट 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना 10%। देखें, कहा 60,000 रुपया में एक बाइक खरीदा, का उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान किया और शेष राशि, मेन डाटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहा शेष राशि का
2 वर्ष बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया तो साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा। तो यार 60,000 में आपने एक बाइक खरीदा, 10,000 रुपए कैश पेमेंट कर दिए तो आपका उधार रह गया कै हजार रुपया, 50,000 रुपया उधार रह गया। अब का शेष जो आपका उधार पैसा रहा, इस पर कहा 2 वर्ष बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान आपने किया है। तो आप बताएं 15% के दर से 2 साल में आपने ब्याज दिया कितना। तो 15% के दर से 2 साल में ब्याज दिए हैं 15 दूना 30%, यानी 50,000 का 30% आपको ब्याज देना पड़ गया, यानी कि 15,000 रुपया आपको ब्याज देना पड़ गया। कहने का मतलब हुआ 15,000 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। और यही सवाल में पूछा कि साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा, तो 15,000 रुपया। एक बार फिर से 60,000 रुपए का आपने एक बाइक खरीदा, ओके, 10,000 रुपए आपने कैश पेमेंट कर दिए तो उधार रह गया कितना, 50,000 रुपया। अब इस 50,000 रुपए पर 15% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज लगेगा। तो 15% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना लगेगा, 30% लगेगा, यानी कि 15,000 रुपया साधारण ब्याज लग गया। और यही सवाल आपसे पूछा कि ब्याज के रूप में कितना एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा, 15,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा। देखिए आगे कहा 3 पुरुष या 7 महिला, 3 पुरुष या 7 महिला एक काम को 32 दिन में करेगी। कहने का मतलब हुआ कि 3 पुरुष अगर काम करेगा तो 32 दिन में कर देगा, या फिर अगर 7 महिला से काम करवाइएगा तो भी काम 32 दिन में हो जाएगा। 3 पुरुष या 7 महिला काम को 32 दिन में, 3 पुरुष या 7 महिला कहने का मतलब हुआ कि 3 पुरुष अगर काम करे तो भी काम 32 दिन में हो जाएगा, अगर 7 महिला से आप काम कराइएगा तो भी काम 32 दिन में हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 आदमी काम करेगा 32 दिन में, तो काम का कुल मात्रा कितना हो गया, मैन गुना डे। तो ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क आ गया, ओके। का अगर 7 महिला से काम कराइएगा तो भी 32 दिन लगेगा, यानी डे से गुना किए, तो ये सेकंड डाटा से वुमेन के रूप में टोटल वर्क आ गया। ये फर्स्ट डाटा से वुमेन के रूप में टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है तो आपस में बराबर, 32 से 32 कैंसिल हो गया, मैन और वुमेन का रेशियो आ गया 7:3। कहने का मतलब हुआ कि मैन का एफिशिएंसी है 7 यूनिट, एक आदमी पर डे 7 काम करता है, और वुमेन का एफिशिएंसी है 3 यूनिट, यानी एक वुमेन पर डे 3 काम करती है। अब सवाल कहा कि 7 पुरुष और 5 महिला को दोगुने काम करने में कितने दिन लगेंगे। दोगुना काम कराना है, 7 पुरुष और 5 महिला से दोगुना काम कराना है, तो पहले आप काम निकाल लीजिए कि काम कितना है। तो देखें यार, 3 आदमी, एक आदमी एक दिन में 7 काम, तो 3 आदमी एक दिन में 21 काम। कहा कि 3 आदमी एक दिन में 21 काम, एक दिन में 21 काम, तो 32 दिन में कितना काम करेगा, 32 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ गया टोटल वर्क। 3 आदमी एक दिन में एक आदमी एक दिन में 7 काम, तो 3 आदमी एक दिन में 3 सते 21 काम, एक दिन में 21 काम, तो 32 दिन में इतना काम कर देगा। लेकिन का काम दोगुना कराना है, का इससे दोगुना काम कराना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये टोटल वर्क आ गया। अब का इस टोटल वर्क को 7 आदमी और 5 महिला कितने दिन में करेगी। इस दोगुने काम को 7 आदमी और 5 महिला, तो एक आदमी एक दिन में 7 काम, तो 7 आदमी एक दिन में कै काम, 49 काम, एक महिला एक दिन में 3 काम, तो 5 महिला एक दिन में 15 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, 54 काम, एक दिन में 54 काम कर देगा। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, दोनों के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। क्लियर है बात। अब देखें यार, काटिएगा तो 3 से 18 बार में कटेगा। अब मेरे भाई 2 से काटिएगा तो 2 से 9 बार में कटेगा। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। 3 गुना 7 गुना 32 गुना 2, 7 7 49, 5 3 15, 9 5 14, 4 5 1 6, यहाँ 64 होगा ना यार, 64, तो 64 से डिवाइड करिए तो सिंपल है यार, ये तो कटेगा नहीं। तो 32 दूना 64 से 64 कैंसिल, यानी 7 21 3। ओके ना, चलिए आगे। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा आराम से समझिएगा। कहा किसी नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R के बीच मध्य Q है। देखिए यार, कहा 2 पॉइंट्स हैं Q और P और Q।
P और Q दो बिंदु हैं का इन दोनों बिंदुओं के मध्य में P और R दो बिंदु हैं का इनके मध्य में एक पॉइंट है Q, मध्य में है। मध्य कहने का मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब आगे सवाल में कहा कोई नाव P से Q तक और वापिस 12 घंटे में आ सकती है। देखिए कहा P से Q जाती है, P से Q जाती है और Q से वापिस P पर आ जाती है 12 घंटे में। P से Q पर गई और Q से वापिस P पर 12 घंटे में आ गई। तो यार यहाँ पे कई बार लोग करता क्या है कि सर P से Q पर गए और Q से P पर वापिस आ गए तो टोटल टाइम लगा 12 घंटा, यानी कि ये वाला समय 6 घंटा और ये वाला भी 6 घंटा। नहीं यार, आप बताइए, अब अगर आप नदी में जा रहे हैं तो नदी में दो ही डायरेक्शन होगा। अगर आप धारा के दिशा में गए हैं तो लौटते समय धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आना होगा। तो धारा के दिशा में गए तो लौटिएगा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अगर धारा के अपोजिट गए हैं तो लौटिएगा धारा के दिशा में। तो आप बताइए क्या गए धारा के दिशा में और धारा के विपरीत आए हैं तो टाइम इक्वल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसको अभी छेड़छाड़ मत करिए, रहने दीजिए। कहा P से Q गया और Q से P वापिस आ गया, टोटल टाइम लगा है 12 घंटा। ओके, अब आगे सवाल में कहा कि P से R तक 16 घंटा 40 मिनट में जा सकते हैं। P से R तक गई है 16 घंटा 40 मिनट, यानी ये टोटल एक ही डायरेक्शन जाने में लगा है 16 घंटा 40 मिनट। ध्यान रखिएगा, P से R गया है 16 घंटा 40 मिनट में। तो अब ये समझना जरूरी है कि एक ही दिशा में गया 16 घंटा 40 मिनट, कहने का मतलब अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ तक जाने में समय लगा होगा आधा 8 घंटा 20 मिनट, और यहाँ से यहाँ भी जाने में समय लगा होगा कितना, 8 घंटा 20 मिनट का। चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो इक्वल टाइम लगा होगा। अब बताइए, आप P से Q गए हैं तो 12 घंटा, P से Q गए और Q से P वापिस आए तो 12 घंटा समय लगा, जिसमें P से Q जाने में 8 घंटा 20 मिनट लगा है, 8 घंटा 20 मिनट लगा है। तो बताइए Q से P लौटने में कितना टाइम लगा होगा? 60 में से 20 गया 40। ओके, यहाँ 8 4 12 यानी कि 3 घंटा 40 मिनट का समय लगा है Q से P तक आने में। 3 घंटा 40 मिनट यहाँ से आते एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ 3 घंटा 40 मिनट। तो इसी दिशा में R से Q, चूंकि डिस्टेंस तो इक्वल है तो R से Q आने में टाइम लगा होगा कितना, 3 घंटा 40 मिनट। आपसे सवाल बोला R से P तक जाने में कितना समय, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना, तो 3 घंटा 40 3 घंटा 40 6 घंटा 80 मिनट। 6 घंटा 80 मिनट करने का मतलब 60 इधर आ जाएगा, तो ये 7 घंटा 20 मिनट। ओके, तो 7 घंटा 20 यानी 7.5 घंटा, ऑप्शन में सुधार 20 है, सॉरी ये 7 घंटा 20 मिनट है। तो 20 मिनट को अगर आवर में लाइएगा तो 60 से भाग दीजिएगा, 20 तिया 60 यानी 7.1/3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए x + 1/x बराबर आपको दिया है 3, x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 पूछा है। तो यार आप सब लोग को पता होगा, अगर पावर डबल करिएगा तो यहाँ 3 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7। अगेन पावर डबल करिएगा, पावर डबल तो 2 दूना 4 + 1/, पावर जब भी डबल करिएगा तो स्क्वायर करके 2 माइनस, तो 7 का स्क्वायर में से 2 घटाइएगा तो 47। अगेन x के पावर डबल करिएगा, 4 दूना 8, पावर डबल करिएगा तो इधर हो जाएगा 47 का स्क्वायर -2, यानी कि 47 का स्क्वायर होता है 2200। 9 में से 2 घटाइएगा तो 2200, 7, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा एक समअष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना रेडियन होगा। आपको पता है किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एक अंतः कोण होता है n-2 × 180/n, एक अंतः कोण n-2 × 180/n। n नंबर ऑफ साइड होता है। कहा अष्टभुज है तो अष्टभुज में 8 भुजा होगा, यानी कि 8 - 2 6 गुना 180/8। अब का इसको आप रेडियन में चेंज करिए, तो यार डिग्री को रेडियन में लाइएगा तो π/180 से गुना, तो 180 से 180 कैंसिल, 2 तिया 6 2 चौका 8 यानी 3π/4, 3π/4 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के 2 मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC है, ABC में
का ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट जो है ये ई है। आप लोग एक चीज पढ़े होइएगा ट्रायंगल में कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा, किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है और इस भुजा का ये मध्य बिंदु है। तो किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के पैरेलल भी होती है और जस्ट इसकी आधी भी होती है। किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये डीई जो है, ये डी और ई ए बी ए सी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो डीई पैरेलल बीसी होगा एवं डीई बराबर जो है ये बीसी का जस्ट आधा होगा। तो अपने वाले सवाल में कहा ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई है। आगे कहा यदि बी ए सी 40 डिग्री, बी ए सी यानी ये वाला एंगल आपको दिया है 40 डिग्री का, एंगल ए बी सी 65, ए बी सी ये वाला एंगल दिया है 65 डिग्री। तो सवाल का एंगल सी ई डी ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखें काफी आसान सा सवाल है यार। आप बताएं ये 40 है, ये 65 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 40 और 65 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो 180 में से 105 माइनस करिएगा तो ये तीसरा कोण आ गया कितना डिग्री? 75 डिग्री। ओके, अब आपको पता है कि डी और ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि डीई पैरेलल होगा बीसी के, डीई पैरेलल होगा बीसी के। डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो आप बताइए ये दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण आपस में बराबर, ये 75 है तो ये वाला भी 75। और इस स्ट्रेट लाइन पर टोटल कोण बनेगा 180 का, तो 180 में से अगर 75 घटाइएगा तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा? 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए। ए बी सी में का ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है डी और ई। ओके, डी और ई मिड पॉइंट है। अब यार मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि डीई जो है पैरेलल होगा किसके? बीसी के। ओके, आगे का बी ए सी 40 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, ये वाला ए बी सी ये एंगल 65 डिग्री। अगर पैरेलल है तो संगत कोण आपस में बराबर, ये वाला भी कितना होगा? 65 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप इस त्रिभुज को गौर से देखें तो ये वाला एंगल आपको बताना, ये एंगल। तो मेरे भाई त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनेगा, ये जो बाह्य कोण बनेगा ये सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। तो 65 + 40 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। देखिए का एक कोई हवाई जहाज 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है तो मीटर पर सेकंड में उसका गति, तो यार स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्पीड आ गया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में लाइएगा तो 5/18 से गुना, 18 से काटिएगा 100 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, तो 20 बचे 100 मीटर पर सेकंड। देखिए का 3 नली ए बी सी एक टंकी को 6, 9 और 12 घंटे में भर सकती है। ए 6 घंटे में, बी 9 घंटे में और सी 12 घंटे में। 6, 9, 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 36। 6 छक 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, तीनों का एफिशिएंसी पता करके का यहाँ से देखें का बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को खोला गया है, यानी कि बी और सी आधा घंटे तक चला है। तो बी 1 घंटा में 4 यूनिट, सी 1 घंटा में 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 यूनिट। 1 घंटा में 7 यूनिट तो आधा घंटा में कितना भर देगा? 3.5 यूनिट भर देगा। टोटल यार 36 लीटर का कैपेसिटी है, टैंक का टोटल कैपेसिटी 36 यूनिट है। 3.5 यूनिट भर गया तो रिमेनिंग बच रहा है कितना? 32 यूनिट। अब का इस रिमेनिंग पार्ट को भरने के लिए ए को भी ओपन कर दिए, यानी बी और सी तो ओपन था ही, साथ के साथ ए को भी ओपन कर दिए, यानी कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको ए बी सी तीनों मिलकर भरेगा। तो यार ए 1 घंटा में 6 यूनिट, बी 1 घंटा में 4, सी 1 घंटा में 3, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट। 1 घंटा में 13 यूनिट तो 32.5 यूनिट का घंटा में, इनके एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 13 से काटिएगा तो 13 दूना 26, 13 × 65 यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
देखिए कहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2400 रुपया हो जाएगा यानी कि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। तो यार 10% रेट हमेशा वार्षिक यानी एक साल का होता है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। तो आप बताएं 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है यानी कि मूलधन है 10, एक साल में ब्याज मिला 1, तो मिश्रधन हो गया कितना 11/10। एक साल में मिश्रधन हो गया 11/10। सवाल का 2000 रुपया कितने समय में 2420 हो जाएगा। तो यार एक साल में 10 से हो गया 11, हमने मान लिया टी समय में हो जाएगा कितना, तो 2000 से 2400 टी समय में हो जाएगा। तो ये है ऊपर में मिश्रधन नीचे मूलधन, तो इधर दाएं साइड ऊपर मिश्रधन और नीचे मूलधन लिखिएगा। अब देखें यार 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। अब काटा पीटी मचाइएगा, 2 से 121 और 2 से काटिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 100। तो 11/10 के पावर टी बराबर 11/10 का स्क्वायर है। बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा यानी कि टाइम कितना 2, बस ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक वस्तु पर 40% छूट की पेशकश की गई यानी कि 40% डिस्काउंट देने की बात किया है। का एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नगद जो है वापस जीतता है यानी 40% तो उसको डिस्काउंट मिला। का प्रोमो कोड लागू करके 10% पुनः वापिस ले लिया यानी कि 10% का पुनः डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे भाई पहले 40% डिस्काउंट तो कह के दे रहा था लेकिन प्रोमो कोड आप लागू किए 10% और बचत हो गया यानी 10% और डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर आपको 2 लगातार डिस्काउंट मिला, एक 40% का और दूसरा 10% का। तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट जो होता है, एक प्रभावी छूट जो होता है, जैसे मान लीजिए X% और Y% का 2 लगातार छूट मिलता है तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होता है X + Y - X गुना Y/100। तो यहाँ पर आपको 40% और 10% का 2 लगातार छूट मिला तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा X + Y - X गुना Y/100। 2 0 से 2 0, 40 10 50 में से 4 जाएगा कितना 46%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 864 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 8 गुना, A का 8 गुना, ओके। जैसे जैसे बोला बस लिखते चलिए। B के हिस्से का 12 गुना, B का 12 गुना और C के हिस्से का 6 गुना, ये सब आपस में बराबर है, ओके। ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। न्यूमेरिकल को जरा गौर से देखिए, क्या न्यूमेरिकल छोटा हो सकता है? यस पॉसिबल है। तो 2 से काटिएगा 4 बार, 2 से काटिएगा 6 बार, 2 से काटिएगा 3 बार। अब यार ये 3 टर्म आपस में बराबर है और इन तीनों का अगर रेशियो लिखना चाहते हैं तो जिसको लिखिएगा उसको ढक दीजिए, बाकी को गुना करके उसके नीचे A का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो A को इग्नोर करिए, बाकी को गुना करके A के नीचे। तो A का वैल्यू 6 3 18। B का लिखना चाहते हैं, B को इग्नोर करिए, बाकी को गुना, 4 3 12। C का वैल्यू लिखना चाहते हैं, C को इग्नोर करिए, बाकी को गुना करके 6 चौक 24। अब A B C का रेशियो आ गया, छोटा कर सकते हैं, 2 से 9 बार, 2 से 6 बार, 2 से 12 बार। अब आप बताएं A B और C तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा है कितना? 12 6 18 9 27। तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा है 27 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना? 864। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 27 दूना 54। 27 से अगर ऐसे ही काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो 9 तिया 27, 9 नमा 81, 9 6 54। 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6 यानी 1 यूनिट बराबर 32। सवाल का B को कितना मिला? 6 यूनिट मिला। 1 बराबर 32 तो 6 बराबर कितना? 6 दूना 12, 6 3 18 1 19 192, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए का बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, बेलन का रेडियस का रेशियो दिया है 2:3 का, उनके हाइट का रेशियो 5:3 है, तो उनके आयतन का रेशियो क्या होगा? आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर पहला का रेडियस है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच, पहला का हाइट है कितना 5, पहला का हाइट है 5 तो 5। ओके, दूसरा का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर दूसरा का रेडियस है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, एच दूसरा का हाइट है कितना 3। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया यार। अब 4 5 20 9 तिया 27, 20:27 ऑप्शन नंबर बी। देखिए का मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी चाशनी का क्वांटिटी 3 यूनिट है और पानी का क्वांटिटी 1 यूनिट है। चाशनी और पानी के क्वांटिटी का रेशियो दिया है का इस मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत। तो देखें यार चाशनी का मात्रा है 3, टोटल मिक्सचर कितना में? तो 3 1 4 में, तो 4 नीचे परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना 25 चौक 100, 25 तिया 75 ऑप्शन ए। देखिए का किसी वस्तु के कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद पाता है। आप 100 रुपए यार सपोज मार्केट लेकर गए, कहा कि इस कीमत जो है प्राइस जो है 21% कम हो गया, तो यार प्राइस अगर 21% कम हो गया यानी कि 21% पैसे आपके पास बच गए होंगे, तो जिसके कारण आप 3 केजी वस्तु ज्यादा खरीद लिए। का प्राइस 21% कमी होने के कारण 100 रुपए में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद लिया। 100 रुपए में पहले कुछ सामान खरीदते थे, लेकिन आज जब मार्केट आप गए तो पता चला कि रेट 21% घट गया, तो आपके पास कुछ पैसे बच गए, तो वही 100 रुपए में जितना पहले सामान लेते थे उससे अब आपको 3 केजी सामान ज्यादा मिलने लग रहा है। तो मेरे भाई 100 रुपए मार्केट लेकर गए, पता चला कि रेट जो है 21% कम हो गया, तो ये जानना चाहिएगा ना कि मेरे पास कितने पैसे सेव हो गए, यानी कितने पैसे बच गए। तो 100 रुपए लेकर मार्केट गए, प्राइस 21% कम हो गया, यानी कि कितने रुपए बच गए? तो आप बोलेंगे सर जी 21 रुपए बच गया। अब ये जो पैसा बचा 21 रुपया, इस पैसे में आपको 3 केजी सामान अधिक मिल रहा है, तो 21 रुपया में 3 केजी सामान आज मिल गया एक्स्ट्रा, तो 1 केजी सामान कितना रुपया में? 7 रुपया पर केजी। तो ये है प्रेजेंट रेट, वर्तमान मूल्य घटा 21 रुपया आज बचा, यानी प्रेजेंट में 21 रुपए सेव हो गया और उस 21 रुपए में आपने 3 केजी सामान एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो 1 केजी कितना में? 7 रुपया में। तो आज ये प्रेजेंट रेट है। ओके, सवाल का वस्तु की पर केजी कम की गई कीमत कितना है? तो 7 रुपया पर केजी। देखिए का एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ हो। 10% डिस्काउंट मिलता है और आप सबको अच्छे से पता है डिस्काउंट एमपी पे मिलता है, तो एमपी अगर 100 है, 10% डिस्काउंट दिया तो सामान बेचा कितना में? 90 यूनिट में। का 20% लाभ हुआ। तो मेरे भाई आप लोगों को पता है अगर विक्रय मूल्य मालूम है, क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, विक्रय मूल्य 90 है का 20% लाभ हुआ, क्रय मूल्य जानना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना 20% लाभ, तो 120/100, 120/100 का उल्टा 100/120। काटा पीटी मचा दीजिए, 2 5 10, 2 छक 12, 15 छक 90, 15 5 75, क्रय मूल्य है 75। क्लियर है बात? अब आगे सब ऊपर में लिखा है कलाई घड़ी का कीमत जो है 450 में परचेज किया है, तो यार कॉस्ट प्राइस है 75 यूनिट पर दिया है, लिया है कितना में? 450 में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 15 5 75, 15 तिया 45, 5 से काटिएगा तो 6 बार में 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो घड़ी का सूची मूल्य कहने का मतलब हुआ कि मार्क प्राइस, तो 1 यूनिट 6 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना? 600। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और Q पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। P से Q पर टोटल कै घंटे में पहुंच गया? ये पॉइंट P है और ये Q है। P से Q पर 7 घंटे में पहुंच गया। सवाल में कहा हुआ 1/4 दूरी 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से और शेष दूरी 12 के चाल से तय किया, तो P और Q के बीच का दूरी। तो देखें यार P और Q के बीच का दूरी अगर D किलोमीटर है, तो कहा D किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, कहा 1/4 दूरी, यानी कि D/4 किलोमीटर दूरी जो है 10 के चाल से गया, तो समय लगा होगा कितना? दूरी बट्टा 4। D/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, तो रिमेनिंग बच गया कितना? 3D/4, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस को
12 के चाल से तय किए तो समय लगा कितना, दूरी बट्टा चाल, और दोनों टाइम को मिलाकर टोटल जो टाइम दिया है ये दिया है कितना, 7 घंटा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में तो महारत हासिल है। देखिए का 8 पेंसिल 3 कलम और क्या हो रहा है यार यहाँ पे, 8 पेंसिल 3 कलम और 5 कलम और 3 रबर का जो कीमत है ये 111 रुपया है। का 9 पेंसिल 6 कलम और 5 रबड़ का जो कीमत है, रबड़ या रबर पता नहीं क्या होता है, 130। का 16 पेंसिल 11 कलम और 3 रबड़ का कीमत जो है ये है 221 रुपया। देखें यार ये 3 इक्वेशन दिया है, तो जब भी 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, तो पहले आप क्या करिए, सबको जोड़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि ऐड करने के बाद ही आपका रिलेशन बन पा रहा हो। कई बार 2 को इक्वेशन 2 को जोड़कर तीसरा को घटाने पर भी बनेगा, या पहला दूसरा को जोड़कर पहला और तीसरा को जोड़ के तीसरा को घटाइएगा तो रिलेशन बन रहा होगा। लेकिन सबसे पहले आप ऐड करके देख लीजिएगा क्या कोई निष्कर्ष निकल रहा है। अगर इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो देखें यार 16 9 25 और 8 कितना, 33 प्लस 11 6 17 5 22 3 5 8 3 11 आर बराबर 1 1 2 2 3 5 1 6 2 2 4 462। अब 11 से सब 11 का ये सब मल्टीपल है तो 11 कॉमन करिएगा तो यहाँ 3p प्लस 2k प्लस r बराबर 11 से काटिएगा, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 42 आ गया। अब आपसे सवाल बोला कि 39 पेंसिल 26 कलम और 13 रबर का कीमत कितना होगा। तो आप देखें यार कॉफिशिएंट जो है सबसे 13 गुना हो रहा है, कॉफिशिएंट 13 गुना, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 r। तो इधर बाएं साइड अगर 13 गुना हो रहा है तो दाएं साइड भी 13 गुना कर दीजिए। 13 गुना करिएगा तो 13 दूना 26, 13 चौक 52 2 54 यानी कि 546, ऑप्शन बी। देखिए का 7 - 2 और x, 1 कहा कि इसका स्लोप जो है, ढाल, स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं। का स्लोप जो है ये -3/10 है, तो x का वैल्यू निकालना है। देखें यार अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, 2 पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो स्लोप बराबर होता है y2 - y1 बट्टा x2 - x1। तो स्लोप आपको दे रखा है -3/10 बराबर y2। तो y2 है आपका कितना, ये आपको पता है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्या हो जा रहा है यार, तो y2 यानी 1 माइनस y1 है कितना, -2, तो माइनस इंटू माइनस +2 बट्टा में x2 है कितना x माइनस x1 है कितना 7। ओके ना। अब जरा देखें यार 2 आए कितना हो जाएगा ऊपर में 3, तो 3 से 3 एक बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। ध्यान रखिए माइनस है तो -x माइनस इंटू माइनस +7 बराबर 10। x इधर लेकर जाइएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का x, 10 उधर जाएगा तो -3 यानी x का वैल्यू -3, ऑप्शन नंबर डी। ओके ना। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।